Jai Hind, myself Dr. Alok Vardhan. I am working as an assistant professor in the Department of Mechanical Engineering, Ajay Kumar Garg Engineering College, Ghaziabad. This is lecture number 8 of the subject Applied Thermodynamics. In this lecture, I will discuss about fuel and its classifications. So, what is fuel? First of all, I will discuss the definition of fuel. So, basically a fuel is a substance which releases heat energy on combustion. तो फॉर अगर हम एक एग्जांपल की बात करें तो जब किसी फ्यूल को, चाहे वो सॉलिड फ्यूल हो, चाहे लिक्विड फ्यूल हो, चाहे गैसियस फ्यूल हो, जब उसको एयर के साथ हम कंबस्ट कराते हैं तो क्या करता है, हीट एनर्जी रिलीज करता है. ओके, एंड द प्रिंसिपल कंबस्टिबल एलिमेंट्स ऑफ ईच फ्यूल आर कार्बन एंड हाइड्रोजन. तो किसी भी फ्यूल के जो मेन एलिमेंट्स होते हैं उसमें तो एक कार्बन होगा और एक हाइड्रोजन होगा, बाकी अलग अलग भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन दीज आर मेन कंपोनेंट्स ऑफ एनी फ्यूल. सल्फर इज अ कंबस्टिबल एलिमेंट टू, बट इट्स प्रेजेंस इन द फ्यूल इज कंसीडर्ड टू बी अनडिजायरेबल. सल्फर भी एक कंबस्टिबल एलिमेंट हो सकता है, लेकिन इसका जो प्रेजेंस है किसी भी फ्यूल को, हम क्या कर सकते हैं, इसको हम चाहें तो इसको कंसीडर भी कर सकते हैं, नहीं भी कंसीडर कर सकते हैं. तो कोई भी फ्यूल लाइक चाहे वो कोल हो, अगर सॉलिड फ्यूल की बात करें चाहे वो कोल हो, अगर लिक्विड फ्यूल की बात करें चाहे कोई भी पेट्रोलियम जैसे पेट्रोल हो, या गैसियस फ्यूल की बात करें कोई सीएनजी हो, ये जब ऑक्सीजन के साथ O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, एक तो कंबस्शन प्रोडक्ट्स देगा, कंबस्शन प्रोडक्ट प्लस हीट रिलीज करेगा. ओके, नाउ आई विल डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स. तो बेसिकली जो हमारा फ्यूल्स है उसको बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट तीन भागों में कैटेगराइज किया गया. बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट मतलब वो किस स्टेट में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है या गैसियस में है. तो इसके आधार पे तीन भागों में कैटेगराइज किया गया. नंबर 1 इज सॉलिड फ्यूल, नंबर 2 इज लिक्विड फ्यूल एंड नंबर 3 इज गैसियस फ्यूल. सॉलिड फ्यूल के एग्जांपल हैं तो जैसे वुड हो गया, कोल हो गया. लिक्विड फ्यूल की बात करें तो जितने भी क्रूड ऑयल होते हैं जैसे पेट्रोलियम, नेचुरल गैसोलीन एक्सेट्रा. गैसेस फ्यूल की बात करें तो नेचुरल गैस हो गया, बहुत सारे कोक ओवन गैस हो गया, बहुत सारे जो भी गैस हैं वो गैसेस फ्यूल के अंतर्गत आएंगे. अगर हम फ्यूल की क्लासिफिकेशन की बात करें बेस्ड ऑन द अकरेंस तो इसको दो भागों में कैटेगराइज किया गया है. प्राइमरी या नेचुरल फ्यूल्स जैसे वुड हो गए, कोल हो गए, एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी या प्रिपेयर्ड फ्यूल्स, मीन्स जैसे चारकोल हो गया, पेट्रोल हो गया, कोक हो गया एक्सेट्रा. तो क्या होते हैं ये प्राइमरी या नेचुरल फ्यूल, या क्या होते हैं सेकेंडरी या प्रिपेयर्ड फ्यूल. तो प्राइमरी फ्यूल्स आर दोज फ्यूल्स विच अकर इन नेचर डायरेक्टली, जो नेचर में डायरेक्टली में हमें मिलते हैं, उनको बनाना नहीं पड़ता. बट सेकेंडरी फ्यूल्स आर दोज फ्यूल्स विच इज प्रिपेयर्ड बाय ह्यूमंस, जो ह्यूमंस बीइंग के द्वारा जो फ्यूल को प्रिपेयर्ड किया जाता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी फ्यूल्स. अगर हम किसी गुड फ्यूल के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ए गुड फ्यूल शुड हैव, एंड दीज आर नंबर 1 इज हायर कैलोरीफिक वैल्यू. तो एक अच्छे फ्यूल की पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ये होनी चाहिए उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए. कैलोरीफिक वैल्यू मतलब जब उसको हम कंबस्ट कराएं तो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में हीट क्या हो, वो रिलीज करे. तो पहला तो ये कि हायर कैलोरीफिक वैल्यू. सेकेंड वन इज मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर. तो जो इसका इग्निशन करने का जो टेम्परेचर होना चाहिए, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, वो मॉडरेट होना चाहिए, ना तो बहुत ही कम होना चाहिए ना बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए. थर्ड वन इज लो मॉइस्चर कंटेंट. जो हमारा फ्यूल ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट हो वह कम हो. ज़्यादा मॉइस्चर होगा तो हमें ज़्यादा क्या मिलेगा, एस कंटेंट हमारा ज़्यादा होगा. तो एक अच्छे फ्यूल की ये निशानी होनी चाहिए कि लो, इट शुड हैव लो मॉइस्चर कंटेंट. नेक्स्ट वन इज लो नॉन कंबस्टिबल मैटर कंटेंट. नॉन कंबस्टिबल मैटर कंटेंट मतलब नॉन कंबस्टिबल मतलब जो जलते नहीं है, जिसको जलाया नहीं जा सकता. तो ऐसे कंटेंट किसी भी फ्यूल्स में कम से कम होने चाहिए. अगर ज़्यादा अमाउंट में होंगे तो
तो उसकी कैलोरिफिक वैल्यू भी कम होगी और ज़्यादा से ज़्यादा वो एस को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। तो लो नॉन कंबस्टिबल मैटर कंटेंट, मतलब जो जितने भी नॉन कंबस्टिबल मैटर हैं उनका कंटेंट किसी भी फ्यूल में, अच्छे फ्यूल में कम से कम होना चाहिए। अगला है लो कॉस्ट एंड इजी अवेलेबिलिटी। एक तो सस्ते होने चाहिए, साथ साथ उनकी अवेलेबिलिटी भी इजी होनी चाहिए। ओके, आसानी से हम उसको क्या कर सकें, खरीद सकें, आसानी से हमें वो मिल जाए। तो एक ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगला है इजी टू ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज कॉस्ट शुड बी लो। एक तो उसका ट्रांसपोर्टेशन इजी हो, साथ ही साथ उसका स्टोर करने का कॉस्ट भी क्या हो, कम। नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन शुड नॉट बी हार्मफुल। जैसे आफ्टर कंबशन, जब किसी भी फ्यूल को एयर के साथ जब हम कंबस्ट कराते हैं तो जो कंबशन प्रोडक्ट मिलता है, जैसे सी कार्बन, जब O2 के साथ, जब कार्बन अगर मान लीजिए O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, अगर कंप्लीट कंबशन हो रहा है। तो जो भी आफ्टर कंबशन जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, जैसे सल्फर O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। तो जो ये कंबशन प्रोडक्ट, आफ्टर कंबशन जो ये प्रोडक्ट मिल रहे हैं CO2 SO2, तो ये ऐसे होने चाहिए कि वो हार्म कम करें, इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ये क्या होने चाहिए, नॉट बी हार्मफुल होने चाहिए। अगला है बर्न इन एयर विदाउट मच स्मोक। तो जब ये एयर के साथ जब ये कंबस्ट करें तो आफ्टर कंबशन जो स्मोक निकले वो क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। अगर ज़्यादा स्मोक निकलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एयर पोल्यूशन होगा। तो एक कैरेक्टरिस्टिक ये होना चाहिए कि बर्न इन एयर विदाउट मच स्मोक, बहुत ही कम से कम स्मोक प्रोड्यूस करें। एंड लास्ट वन इज कंबशन शुड बी इजिली कंट्रोलेबल। मतलब इनका कंबशन ऐसा होना चाहिए, ऐसे फ्यूल होने चाहिए कि जब एयर के साथ उसको हम कंबस्ट कराएं तो उनका कंबशन क्या होना चाहिए, आसानी से उसको कंट्रोल किया जा सके, इजिली कंट्रोलेबल होना चाहिए। तो these are some characteristics of a good fuel. ओके, अब हम बात करेंगे वन बाय वन कि व्हाट इज सॉलिड फ्यूल्स, व्हाट इज गैसियस फ्यूल्स एंड व्हाट इज लिक्विड फ्यूल्स और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सॉलिड फ्यूल्स के बारे में। तो जो सॉलिड फ्यूल्स का जो मेन एलिमेंट है, मेन फ्यूल है, उसको हम बोलेंगे कोल। तो कोल का जो फॉर्मेशन होता है, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड प्लांट्स बरीड फॉर सेवरल मिलियन ईयर्स। लाखों ईयर्स जो डेड प्लांट्स होते हैं वो लाखों ईयर्स में दबे होते हैं, जिसके बाद इस कोल का फॉर्मेशन होता है। तो इसका जो मेन कंस्टिट्यूएंट्स है किसी कोल का, उसमें सबसे मेन है कार्बन, देन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, मॉइस्चर एंड एस। तो जो इसका फॉर्मेशन है, कोल बनने का जो फॉर्मेशन है वो कई सारे स्टेजेस में होता है। तो उस स्टेज के अगर हम डिस्कस करें तो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इट्स फॉर्मेशन फ्रॉम वेजिटेशन, जो हमारा वेजिटेशन से कोल का बनना, वो बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। तो उसमें पहला प्रोसेस है कि प्लांट डेब्रीज से पहले पीट बनेगा, पीट से लिग्नाइट बनेगा, लिग्नाइट से ब्राउन कोल, ब्राउन कोल से सब बिटुमिनस कोल, सब बिटुमिनस से बिटुमिनस कोल, देन सेमी बिटुमिनस कोल, फिर सेमी एंथ्रासाइट कोल, देन एंथ्रासाइट कोल एंड लास्ट इज ग्रेफाइट कोल। तो जो ग्रेफाइट और एंथ्रासाइट कोल हैं ये सबसे अच्छे कोल माने जाते हैं, और ये जो पीट वगैरह और जो लिग्नाइट है वो लो ग्रेड के कोल माने जाते हैं। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेशन है कि कैसे प्लांट डेब्रीज से ये एंथ्रासाइट और ग्रेफाइट बनता है। तो अगर हम टाइप्स ऑफ कोल की बात करें तो टाइप्स ऑफ कोल में सबसे लो ग्रेड कोल जो है वो पीट होता है, उसके बाद लिग्नाइट, फिर सब बिटुमिनस, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। तो एंथ्रासाइट कोल सबसे अच्छा, पीट सबसे लो ग्रेड का कोल होता है। तो पीट की बात करें, दिस द लोवेस्ट कार्बन कंटेंट, ये पीट के पास जो पीट शुड हैव, पीट जो है वो लोवेस्ट कार्बन कंटेंट को कैरी करता है। लिग्नाइट की बात करें तो ब्राउन वेराइटी कंटेनिंग 25 to 30% एंड कार्बन एंड 60% मॉइस्चर कंटेंट। ओके, अगर हम सब बिटुमिनस कोल की बात करें तो ब्लैक वेराइटी होती है, 35 to 45% कार्बन कंटेंट होता है। अगर हम बिटुमिनस कोल की बात करें तो हार्ड ब्लैक वेराइटी होगी, 45 to 86% कार्बन कंटेंट होता है। अगर हम एंथ्रासाइट कोल की बात करें तो द हाईएस्ट रैंकिंग कोल होता है, ये सबसे अच्छा कोल होता है, इसमें कार्बन कंटेंट 86 to 90% होता है। तो सबसे अच्छा कोल, ये सबसे अच्छा कोल एंथ्रासाइट, और सबसे जो लो ग्रेड का कोल होता है पीट होता है। तो ये जो चार्ट है फ्रॉम
हायर लोअर कैलोरीफिक वैल्यू से हायर कैलोरीफिक वैल्यू की तरफ है। तो पीट की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे कम होती है क्योंकि इसका कार्बन कंटेंट बहुत कम होता है, और एंथ्रासाइट हाई अच्छा कोल होता है, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई होती है। अब बात करते हैं लिक्विड फ्यूल्स के बारे में। तो जो मेन सोर्स है लिक्विड फ्यूल का, दिस इज पेट्रोलियम obtained from well under the earth crust, consist of a mixture of gases, liquid and solid hydrocarbons with small amounts of nitrogen and sulfur compounds. In India found in Assam and Gujarat. तो जितने भी ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं मेनली आसाम और गुजरात में पाए जाते हैं। ओके, दीज फ्यूल्स हैव मेनी एडवांटेजेस एज फॉलोज। जो लिक्विड फ्यूल्स हैं उनका कुछ अपना एडवांटेजेस होता है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो पहला है लेस स्टोरेज स्पेस। तो लिक्विड फ्यूल को स्टोर करने के लिए हमें कम स्पेस की जरूरत होती है। नेक्स्ट वन इज हायर कैलोरीफिक वैल्यू। इनका जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है कंपेयर टू सॉलिड फ्यूल बहुत ज़्यादा होता है। देन इजी कंट्रोल ऑफ कंजप्शन, इनके कंजप्शन को इजिली कंट्रोल किया जा सकता है। देन इजी ऑफ हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, इनका हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत आसान होता है। देन क्लीनलीनेस, एक ये भी एडवांटेज है कि बहुत सारे क्लीनलीनेस मतलब बहुत साफ सुथरे होते हैं। देन नो एस प्रॉब्लम, इसमें कोई भी आफ्टर कंबशन कोई भी एस नहीं मिलता हमें। देन नॉन डिटोरिएशन ऑफ द ऑयल इन स्टोरेज, स्टोरेज करने पे इनमें कोई डिटोरिएशन नहीं होता, जबकि सॉलिड फ्यूल में आफ्टर सम टाइम वो डिटोरिएट होते जाते हैं। देन अब्सेंस ऑफ डेंजर फ्रॉम स्पॉन्टेनियस कंजप्शन। तो दीज आर द सम एडवांटेजेस ऑफ लिक्विड फ्यूल्स कंपेयर टू सॉलिड फ्यूल्स। अब हम बात करेंगे गैसियस फ्यूल की। तो देखिए सबसे ऊपर है नेचुरल गैस, कोल गैस, कोक ओवन गैस, ब्लास्ट फर्नेस गैस, प्रोड्यूसर गैस एंड वाटर या इल्यूमिनेटिंग गैस, सीवर गैस। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ गैसियस फ्यूल। तो अगर हम नेचुरल गैस की बात करें तो मेनली कंसिस्ट ऑफ मीथेन CH4 एंड इथेन C2H6। कैलोरीफिक वैल्यू is 21,000 kilojoule per meter cube. The next one is coal gas. It consists of mainly hydrogen, carbon monoxide and hydrocarbon prepared by carbonization of coal, used in boilers and used for commercial purposes. Next one is coke oven gas, obtained during production of coke by heating bituminous coal and used in heating oven and gas engines. Okay. Then blast furnace gas, obtained from smelting operation in which air is forced through layers of coke and iron ore, contains about 20% carbon monoxide, low heating value. इसका heating value क्या होता है, कम होता है। अगर हम प्रोड्यूसर गैस की बात करें तो it is obtained from partial oxidation of coal, coke या peat when they are burnt with an insufficient quantities of air, low heating values, suitable for large installations, also used in steel industry. Then water illuminating gas, it is produced by blowing steam into white hot coke या coal. उसके बाद लास्ट वन इज सीवर गैस, obtained from sewage disposal waste, consist mainly of marsh gas, used as fuel for gas engine which in turn drive the plant pumps and agitators. So these are some examples of natural some examples of gaseous fuels. अगर हम gaseous fuel के advantages के बारे में बात करें compared to solid and liquid, तो these are some advantages. Number one is better control of combustion. इनका जो कंबस्ट कराने जो कंट्रोल होता है इजीली, बहुत इजी होता है, इसको हम इनके कंबस्शन को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। देन मच लेस एक्सेस एयर इज नीडेड फॉर कंप्लीट कंबस्शन। इनके कंप्लीट कंबस्शन के लिए बहुत ही कम अमाउंट में एयर की रिक्वायरमेंट होती है कंपेयर टू सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड को कंप्लीट कंबस्शन कराने के लिए जो एयर की रिक्वायरमेंट होगी वो हायर होगी कंपेयर टू आपके गैसियस फ्यूल के। ये भी क्लीन होते हैं। ईज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत आसानी से किया जा सकता है। कैन बी इजली प्री हीटेड, इनको आसानी से प्री हीट कर सकते हैं। इनका स्टोरेज बहुत ईजी होता है, इनका मेंटेनेंस बहुत ईजी होता है और इफिशिएंट कंबस्शन, इनका कंबस्शन वेरी वेरी इफिशिएंटली इनको क्या कर सकते हैं हम
कंबस्ट करा सकते हैं कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल। तो ये सब एडवांटेजेस थे किसके, गैसियस फ्यूल्स के। अब हम बात करेंगे व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू होती क्या है। तो कैलोरीफिक वैल्यू जिसको शॉर्ट में बोलते हैं CV ऑफ ए फ्यूल इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट लिबरेटेड व्हेन ए यूनिट मास या वॉल्यूम ऑफ द फ्यूल इज बर्न्ड कंप्लीटली। मतलब यूनिट मास ऑफ फ्यूल लीजिए, उसका कंप्लीट कंबशन कराइए, तो उससे जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगा, लिबरेट होगा, जनरेट होगा, उसको बोलेंगे कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल। तो इससे क्या जनरेट होती है, जब किसी भी फ्यूल को एयर के साथ कंबस्ट कराते हैं तो हीट जनरेट होती है। तो जो हीट होती है उसकी कुछ यूनिट्स होते हैं। तो उसमें पहला यूनिट्स है कैलोरी, किलो कैलोरी दूसरी यूनिट है, एंड ब्रिटिश थर्मल यूनिट BTU। तो क्या होता है कैलोरी? कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कि 1 ग्राम वाटर लेते हैं, 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर डिफरेंस 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो अमाउंट हीट की रिक्वायर्ड होगी उसको हम बोलते हैं कैलोरी। क्लियर हुआ? देन व्हाट इज किलो कैलोरी? किलो कैलोरी इज इक्वल टू 1000 कैलोरी। इट मे बी डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि अब यहाँ पे वाटर की क्वांटिटी 1 ग्राम ना होकर के 1 किलोग्राम हो जाएगी। तो 1 किलोग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसको बोलेंगे 1 किलो कैलोरी, एंड 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 1000 कैलोरी के बराबर होता है। अब उसके बाद करते हैं लास्ट यूनिट, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। इट इज BTU, शॉर्ट में इसको बोलते हैं। It is defined as the quantity of heat required to raise the temperature of 1 pound of water through 1 degree Fahrenheit। जो हमारा ब्रिटिश थर्मल यूनिट होता है वो इंग्लिश सिस्टम होता है, वो इंडिया में यूज नहीं किया जा सकता। तो व्हाट इज ब्रिटिश थर्मल यूनिट? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 पाउंड, यहाँ हम 1 पाउंड की बात करते हैं। 1 किलोग्राम, देखिए 1 पाउंड इज इक्वल टू होता है 1 पाउंड इज इक्वल टू होता है 0.453 kg। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, 1 पाउंड वाटर ले रहे हैं। तो 1 पाउंड वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम बोलेंगे 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो ये जो 3 यूनिट थे, कैलोरी, किलो कैलोरी एंड ब्रिटिश थर्मल यूनिट, आर द यूनिट्स ऑफ हीट। अब जो हमारा कैलोरीफिक वैल्यू होता है, फ्यूल्स विच कंटेंट हाइड्रोजन हैव 2 कैलोरीफिक वैल्यू। ऐसे फ्यूल्स जिसमें हाइड्रोजन होता है उनके 2 कैलोरीफिक वैल्यू होते हैं। एक होता है ग्रॉस या हायर कैलोरीफिक वैल्यू जिसको SCB बोलते हैं, और दूसरा होता है नेट या लोअर कैलोरीफिक वैल्यू LCB। ये ऐसे फ्यूल्स के लिए जिनमें हाइड्रोजन का कंटेंट होगा। तो व्हाट इज ग्रॉस या हायर कैलोरीफिक वैल्यू? यूजुअली all fuels contain some hydrogen, and when the calorific value of hydrogen containing fuel is determined experimentally, the hydrogen is converted into steam, and if the products of combustion are condensed to the room temperature, the latent heat of condensation of steam also gets included in the measured heat, which is then called higher या gross calorific value. So gross calorific value is the total amount of heat produced when unit mass या volume of the fuel has been burned completely and the product of combustion have been cooled to room temperature। मतलब कि जब किसी भी फ्यूल का जब हम कंबशन कराएंगे तो उससे जो हीट जनरेट होगी, साथ ही साथ उसका जो प्रोडक्ट ऑफ कंबशन होगा उससे भी जो हीट जनरेट होगी उसको हम स्केप नहीं करेंगे, उसके भी हीट को कंसीडर करेंगे। तो ये जो टोटल हीट जो जनरेट होगा वो कहलाएगा हायर या ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। बट इन द केस ऑफ नेट या लोअर कैलोरीफिक वैल्यू, in actual use of any fuel, the water vapor and moisture are
not condense and escape as such along with hot combustion gases. Hence, a lesser amount of heat is available. So, net या lower calorific value is the net heat produced when unit mass या volume of the fuel is burnt completely and the products are permitted to escape. जैसे मान लीजिए आफ्टर कंबशन जो कंबशबल प्रोडक्ट बने, आफ्टर कंबशन जो प्रोडक्ट्स बने उसमें मान लो कुछ H2O भी बना या कुछ और भी अदर प्रोडक्ट्स बने, तो उनको हम क्या करेंगे, इसमें वो क्या होते हैं, हॉट गैसेस के साथ साथ वो स्केप हो जाते हैं, वहाँ पे कंडेंस नहीं होते, वो भी उनके साथ साथ स्केप हो जाते हैं, तो अपने साथ साथ कुछ अमाउंट ऑफ हीट को लेकर के बाहर चले जाते हैं। तो जो नेट बचता है इट इज इक्वल टू हायर कैलोरिफिक वैल्यू माइनस लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर प्रोड्यूस, तो उसको हम बोलेंगे लोअर कैलोरिफिक वैल्यू। ये जो वैल्यू होगा वो हायर कैलोरिफिक वैल्यू से थोड़ा कम होता है। ओके, सो डिटर्मिनेशन ऑफ कैलोरिफिक वैल्यू की बात करें तो द कैलोरिफिक वैल्यूज ऑफ फ्यूल कैन बी डिटरमाइंड आइदर फ्रॉम केमिकल एनालिसिस बाय डुलॉन्ग्स फार्मूला या इन द लेबोरेटरी बाय बॉम कैलोरीमीटर या जंकर्स गैस कैलोरीमीटर। तो बाय यूजिंग दिस प्रोसेस, चाहे वो डुलॉन्ग्स फार्मूला हो चाहे बॉम कैलोरीमीटर या जंकर्स गैस कैलोरीमीटर, हम क्या कर सकते हैं, कैलोरिफिक वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो अगर सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल्स हैं तो उनके लिए हम बॉम कैलोरीमीटर यूज करेंगे और गैसियस फ्यूल्स के लिए हम जंकर्स गैस कैलोरीमीटर यूज करते हैं। तो ये जो पहला फिगर है, ये जो पहला फिगर आप पिक्चर देख रहे हैं, इट इज फॉर बॉम कैलोरीमीटर और दूसरा जो है दिस इज फॉर जंकर्स गैस कैलोरीमीटर। तो बॉम कैलोरीमीटर का यूज किया जाता है सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल्स के CV को कैलकुलेट करने के लिए, जबकि जंकर्स गैस कैलोरीमीटर का यूज किया जाता है आपके गैसियस फ्यूल के कैलोरिफिक वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। और अगर हम डुलॉन्ग्स फार्मूला यूज करें, कोई भी केमिकल एनालिसिस है, वहाँ से जो कैलोरिफिक वैल्यू वहाँ से जो हमें मिलता है वो हम डुलॉन्ग्स फार्मूला का यूज करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या होता है डुलॉन्ग्स फार्मूला? Basically, DeLong suggested a formula for calculation of calorific value of the solid या liquid fuels। तो उन्होंने दो फार्मूला प्रपोज किया, एक हायर कैलोरिफिक वैल्यू के लिए और एक लोअर कैलोरिफिक वैल्यू के लिए। तो क्या होता है, फॉर हायर कैलोरिफिक वैल्यू का जो फार्मूला ये है, हायर कैलोरिफिक वैल्यू इज इक्वल टू 1/100 इंटू 33,800 of carbon percent plus 1,44,000 into ब्रैकेट में हाइड्रोजन परसेंट माइनस ऑक्सीजन परसेंट बाई 8 प्लस 9270 ऑफ सल्फर परसेंट इन किलो जूल पर केजी। तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला हम हायर कैलोरिफिक वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, जहाँ पे C क्या है, कार्बन परसेंट, H हाइड्रोजन, O ऑक्सीजन एंड S आर सल्फर। ठीक, उसके बाद अगर हम लोअर कैलोरिफिक वैल्यू की बात करें तो लोअर कैलोरिफिक वैल्यू इज कैलकुलेटेड बाय दिस फार्मूला एंड इट इज इक्वल टू हायर कैलोरिफिक वैल्यू माइनस 2465 into MW। and what is MW? MW is equal to 9 into percentage of H2 by 100 and it is what mass of water vapor produced by combustion of 1 kg of fuel। तो इन दोनों फार्मूला का यूज करके इनका और इनका हम क्या कर सकते हैं, हायर कैलोरिफिक वैल्यू और लोअर कैलोरिफिक वैल्यू किसी भी सॉलिड और लिक्विड फ्यूल का हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम इस पे डुलॉन्ग फार्मूला पे हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि कैसे बाय यूजिंग हायर कैलोरिफिक वैल्यू फार्मूला एंड लोअर कैलोरिफिक वैल्यू फार्मूला प्रपोज्ड बाय डुलॉन्ग हम कैसे हायर और लोअर कैलोरिफिक वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि द अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ ए सैंपल ऑफ कोल gave the following analysis by weight. Here carbon is 65%, hydrogen is 6%, sulfur 1.5%, oxygen 18%. Find the calorific value of this coal by using डुलॉन्ग फार्मूला। तो यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे हायर कैलोरिफिक वैल्यू, उसके बाद हम निकालेंगे लोअर कैलोरिफिक वैल्यू। तो चलिए वन बाय वन इसको सॉल्व करते हैं। तो वी नो दैट
According to Dulong formula, higher calorific value is equal to 1 by 100 within the bracket 33800 of carbon percent plus 144000 within the bracket hydrogen percent minus oxygen percent by 8 plus 9270 इंटू सल्फर परसेंट। ठीक है, इसकी यूनिट होगी किलो जूल पर केजी। तो इस फार्मूला से हम क्या कर सकते हैं, हायर कैलोरीफिक वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 बाई 100 डिवाइडेड बाई 33,800। अब देखिए हमारे पास कार्बन परसेंट कितना है, इट इज इक्वल टू 65, तो हो जाएगा इंटू 65 प्लस 144000 विद इन द ब्रैकेट हाइड्रोजन परसेंट कितना है 6%, 6 माइनस ऑक्सीजन परसेंट कितना है 18 बाई 8 प्लस 9270 इंटू सल्फर परसेंट कितना, सल्फर परसेंट 1.5%, 1.5। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, इट इज इक्वल टू 27509 किलो जूल पर केजी, and this is the higher calorific value for this given solid fuels. Okay. अब हम बात करेंगे लोअर कैलोरीफिक वैल्यू की। तो वी नो दैट लोअर कैलोरीफिक वैल्यू इज इक्वल टू हायर कैलोरीफिक वैल्यू माइनस 2465 टाइम्स ऑफ MW, वेयर MW इज इक्वल टू क्या, MW इज इक्वल टू वी नो दैट it is equal to 9 into percentage of hydrogen upon 100। तो 9 into percentage of hydrogen कितना था, percentage of hydrogen इस देख लेते हैं एक बार। जो percentage of hydrogen हमारा कितना है 6%, तो ये हो जाएगा 9 into 6 डिवाइडेड बाई 100। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.54 kg पर स्टीम। ये वैल्यू को हमें पुट करना है यहाँ पर, तो हो जाएगा लोअर कैलोरीफिक वैल्यू इज इक्वल टू हायर कैलोरीफिक वैल्यू जो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर चुके हैं, एंड इट इज इक्वल टू कितना 27509 माइनस 2465 इंटू MW कितना आया हमारा 0.54। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 26178 किलो जूल पर केजी ऑफ कोल। तो अगर आप ऑब्जर्व करें दिस इज लोअर कैलोरीफिक वैल्यू, ये वैल्यू देखिए कितना लोअर कैलोरीफिक वैल्यू, इट इज इक्वल टू 26178 किलो जूल पर केजी, जबकि हायर कैलोरीफिक वैल्यू कितना है 27509। हायर कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है किससे, लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। क्यों, क्योंकि जो इतना अमाउंट ऑफ हीट है ये वाला, ये कहाँ चला गया, स्टीम अपने साथ लेकर के बाहर चला गया, ये वहाँ पे कंडेंस नहीं हुआ, इस हीट का यूज नहीं हुआ। इसलिए जो हायर कैलोरीफिक वैल्यू होती है उसकी वैल्यू ग्रॉस होती है, जबकि नेट वैल्यू में वो वाले हीट को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जो स्टीम आफ्टर कंबशन जो हमें स्टीम मिलती है उस वाले वैल्यू, उसके पास जो हीट होगा उसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।